आपको कैसा लगा पंजाब? देखो, पंजाब तो हमेशा देश का नेतृत्व करता रहा है। मुझे यहाँ एक समस्या से रोजाना रूबरू होना पड़ रहा है, वो है कि नशे की प्रवृत्ति यहाँ नौजवानों में, गांवों तक और पूरे पंजाब में एक तरह से चारों तरफ से छा गया है। जब ये इशू 2012 से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, 2012 से अब पहले श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, फिर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, यानी कि लोगों ने तीन सरकारें देख ली पर इस मसले का हल नहीं हुआ। खालिस्तान मूवमेंट जो है दोबारा पनपती नजर आ रही है और लोगों में एक बड़ा डर भी है। बतौर गवर्नर आप इस मूवमेंट को कहां पर देख रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? ये जो छोटे छोटे लोग जिनको पुलिस और पकड़ती है ना, ये तो कैरियर का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ देने का, वहाँ से वहाँ लाने का, ये उनका रोजगार की तरह से काम हो रहा है। तो वास्तव में मैंने वहाँ की आर्मी को सबको कहा कि आप पकड़ो, पर इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके केवल अपना इतिशी मत करो, इनके माध्यम से सोर्स पर पहुँचने का प्रयास करो। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल उन्हीं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 22वां दिन है। तो लगातार वो केंद्र सरकार और उनके बीच में दूरियां बनी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू पंजाब का ये भी बना हुआ है। देखो, एकदम तो मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा कह सकूंगा या कोई निर्णय लेने की स्थिति में तो नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से ये ज़रूर कहता हूँ कि हर समस्या का निदान है, टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। इस जो आपने आयोग की जो रिपोर्ट के बारे में जो कह स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो, हमने हर समय विधानसभा के भाषण में इसको कवर किया। आप सहमत हैं उनकी मांग से? मेरे को यहाँ के किसान नेता कई बार मिले, मैंने उनको कहा है, हर बार यही कहा, मैंने कहा आप ये जो रोक करके दबाव के आधार पर फैसला लेना या लेना चाहते हो, इस पे सफलता की गुंजाइश कम है। 5-6 महीने से आप पंजाब के गवर्नर हैं और पंजाब की गवर्नमेंट के साथ आपका तालमेल अभी तक का कैसा है? मेरा तालमेल अभी तक अच्छा है, मुझे कोई किसी बात में नहीं है। मैं कई बार कई विषय में मेरे और उनके बीच में डिफरेंस होता हूँ तो उनको बुला लेता हूँ, उनको बैठ करके बात करता हूँ, या तो वो मुझे समझा देते हैं या मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, और या तो समझो या समझाने का प्रयत्न करो। बहुत सारा माहौल पॉलिटिकल पार्टीज में पंजाब में अमूमन ये बातचीत है, हर रोज़ हर पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर देती है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए। तो आर्टिकल 356, 355 का इतना आसान है, बतौर गवर्नर आप हमारी दर्शकों को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई गवर्नर रूल बने। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया उसका पालन करना भी हमारा दायित्व है। वो स्थिति अगर ऐसी आती है जब अपनी संविधान के अनुसार चलना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो स्टेज के लिए 356 दिया है। पंजाब भारत दा वो छोटा जिहा सूबा जिहदा खाण पीण तो लैके संगीत तो लैके सियासत हर पहलू दुनिया दे विच बहुत वड्डी छाप छड्डदा है। अज पंजाब दी असल तस्वीर की है, पंजाब दे असल हालात की ने, ये समझण लई जिस व्यक्ति नाल आपां चर्चा करन जा रहे हैं, शायद उन्हां तो बेहतर तरीके नाल कोई होर नहीं समझा सकदा। वो ने पंजाब दे गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी। कटारिया जी, आपका स्वागत है सर दैनिक सवेरा स्टूडियो में। आप हमारे दैनिक सवेरा टाइम्स के सवेरा परिवार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दैनिक सवेरा के हमारे बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, द सवेरा टाइम्स के दर्शक के साथ आपको हम रूबरू करेंगे। और जैसे मैंने शुरुआत की कि पंजाब की जो असल तस्वीर है, असल हालात हैं, वो आप बहुत बेहतर तरीके से पिछले 6 महीने में समझ चुके होंगे। पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आपको कैसा लगा पंजाब? देखो, पंजाब तो हमेशा देश का नेतृत्व करता रहा है, सेना की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और गुरु परंपरा की दृष्टि से बहुत रिच भारत का इतिहास यहाँ से जुड़ा रहा। औद्योगिक दृष्टि से भी किसी समय यह देश का टॉप राज्य में से था। एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी भारत की अन्न की पूर्ति करने वाला सबसे प्रमुख पंजाब रहा है। लेकिन यहाँ जो मैं 4-5 महीने से हूँ, मुझे यहाँ एक समस्या से रोज़ाना रूबरू होना पड़ रहा है, वो है कि नशे की प्रवृत्ति यहाँ नौजवानों में, गांवों तक और पूरे पंजाब में एक तरह से चारों तरफ से छा गया है। मैं जो क्राइम रिपोर्ट पढ़ता हूँ, मेरे
दिल्ली की, उसमें भी मुझे लगता है कि ये एक प्रमुख पॉइंट बनता है जहाँ रोज़ कुछ न कुछ ड्रग पकड़ी जाती है या कुछ कुछ लोग पकड़े जाते हैं। बॉर्डर की जो मैं 5 डिस्ट्रिक्ट में घूमा और वहाँ मैंने विलेज कमेटी के साथ जो चर्चा की, उसमें माताएं बहनें भी थी। वहाँ भी एक विषय बार बार उठ कर के आया कि हमारे बच्चों को इस नशे की प्रवृत्ति से किसी तरह से बचाओ। हमारा परिवार तबाह हो रहा है, हमारा बच्चा हमारे सामने आत्महत्या कर रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, हम असहाय हैं, हमारे पर हमला करता है कई बार। तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो इस पर कोई न कोई आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसके बाद मेरे को लगा कि मुझे इस विषय में सोचना चाहिए। गवर्नर साहब, बहुत बड़ा इशू वाकई में ये है और बहुत सारे पहलू उसके साथ जुड़ रहे हैं जो तस्वीर को ख़राब भी कर रहे हैं। आप जब जा रहे हैं और जब ये इशू 2012 से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, 2012 से अब पहले श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, फिर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, यानी कि लोगों ने 3 सरकारें देख ली पर इस मसले का हल नहीं हुआ। तो जब आप घूम रहे हैं तो ये मसला कैसे सॉल्व हो सकता है, हल क्या है इसका? देखो, मेरा जो अपना अनुभव है, इतने सालों तक राजनीति में भी रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, कानून किसी समस्या की परफेक्ट इलाज नहीं है। जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं होगी, जनता इस अभियान से नहीं जुड़ेगी, जनता जब मन से इस बीमारी का निदान नहीं सोचेगी, तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और इसलिए मैंने यहाँ देखा कि मैं अकेला प्रयास नहीं कर रहा हूँ, पहली बार यहाँ बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं इस नशा मुक्ति के अंदर कैसे पंजाब जो है मुक्त हो जाए और रंगीला पंजाब कैसे बने। पर मेरे को भी ये लगा कि सबसे ज़्यादा अगर इस समय किसी चीज़ की मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ, आने वाले जो जनरेशन है अगर उसको बचाना है तो इसके ऊपर नशा मुक्त की ओर पंजाब को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वो बढ़ेगी जनता के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से, धर्मगुरुओं के सहयोग से, विश्वविद्यालय के सहयोग से, सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, धार्मिक जगह हैं उनकी तरफ से, और यहाँ जो इस अभियान को लंबे समय से चलाने का प्रयास कर रहे हैं उन सबको मैं एक जगह इकट्ठा कैसे बिठा सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कह रहे हैं कि डंडे के साथ ये मसला आसानी से हल नहीं होगा। देखो, सामान्यतः मेरा अनुभव ये कहता है कि कानून तो सब बने हुए हैं, लेकिन उसके कारण से 100% अपराध नहीं रुक सकता। अपराधी को सजा मिल सकती है पर अपराध नहीं रुकता है। अपराध अगर रोकना है तो जनता को ही जोड़ करके उसके खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा, तब जा कर के उस पर अधिकांश प्रतिशत सफलता मिलेगी। वो भी 100% नहीं मिलेगी, लेकिन मैं सोचता हूँ जो सबसे मजबूत कोई तरीका है इस नशा मुक्ति के अभियान को सफल करने के लिए, वो माता बहनों को जोड़ना, नौजवानों को जोड़ना, जनता को जोड़ना, धर्मगुरुओं को जोड़ना, सब अलग अलग जो प्रयास करें उन सब को एक जगह ला करके सामूहिक प्रयास करने का अगर प्रयत्न करें तो कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा मन कहता है। तो जब आप निकल रहे हैं, आप बॉर्डर इलाकों में गए हैं, तो वहाँ पर क्या लोगों में कुछ ऐसे शब्द जो आपको अभी भी याद आ रहे हैं, कोई माताओं ने, कोई बहनों ने आपके साथ बातचीत की हो इसी मसले को लेकर के? नहीं, उन्होंने यही कहा कि हमारा बच्चा जो है ना हमारे सामने जिस प्रकार की तड़पता है उसको अगर मान लो नहीं देना तो हमसे वो उसका पीड़ा देखी नहीं जाती है। फिर वो ये भी नहीं सोचता है कि ये मेरे सामने मेरे माताजी खड़े या पिताजी खड़े, उन पर कई बार हमला करता है। और उन बच्चे की दुर्दशा देख कर के हम परिवार के सब लोग भी बहुत परेशान होते हैं। और इसलिए कहा कि कोई न कोई ऐसा, ये जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान जो है ना इस नशे की वस्तुओं को जो भेज रहा है और उसके कारण से जो हमारे बच्चे जो है ना इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़के ही नहीं लड़कियां जो है इससे ग्रसित होती जा रही है। तो एक तरह से हमारी आगे की जनरेशन ख़त्म हो जाएगी या जनरेशन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एज ए मीडिएटर अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को आप कैसे फीडबैक दे रहे हैं और क्या अगला विजन, आप कैसे इस चीज़ में मसला, जैसे आप सोच रहे हैं कि सोशल रिफॉर्म्स होना चाहिए, अगर खाली डंडे के साथ हल नहीं होगा तो क्या कोई आपकी भी प्लानिंग है आगे, आप जिसके लेकर के आपने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से बात की हो? पंजाब के मुख्यमंत्री जो इस विषय में बात की है वो भी बार बार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। मैं केंद्र के इसके जो सोशल जस्टिस के मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनसे भी अभी दिल्ली जा कर के मिल के आया हूँ। मैंने कहा आपका डिपार्टमेंट इसमें काम तो करता है, तरह तरह की सहायता भी भेजता है,
जो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं उन बच्चों को ड्रग छुड़ाने के लिए भी आपने कई कैंप लगा रखे हैं, पुनर्वास के कैंप भी कर रहे हैं, पैसा भी आपका हो रहा है। लेकिन इस समस्या का हल केवल इसी से पर्याप्त नहीं होगा। जब तक हम जन जागरण नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता हमें कोई बहुत ज़्यादा संतोष नहीं दे पाएगी। तो वो भी इस बात के शरीक हैं और इसीलिए उन्होंने स्वयं ने भी एक कार्यक्रम बनाया है। इस 11 तारीख को वो अमृतसर में आएंगे, एक बड़ी विद्यार्थी और सारे खिलाड़ियों की इन सब की रैली वहाँ करेंगे, उसमें भी इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में स्वयं अपने राजभवन में जितने भी यहाँ धर्म गुरु हैं, अलग अलग तरह के हैं, डेरा के जो लोग हैं उनको भी, विभिन्न जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको भी, जैन मुनियों को भी, सबको मैं राजभवन में बुला करके इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग अपने सुझाव दो कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाएं, और आप लोग जो निर्णय करोगे उसमें मैं भी आपके साथ सहयोगी बन करके आपके इस कार्यक्रम में भाग लूँगा। ये मेरे को लगता है कि मेरा भी पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। पिछले 12 साल से हम भी लगातार इस विषय पर खबरें तो चलाते आ रहे हैं, पर पहली बार एक संवैधानिक पोस्ट इतने बड़े ओहदे पर बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि अब बातचीत से इस मसले का हल निकलेगा, कोई कानून या डंडे से या सख्ती से बीएसएफ को दे दीजिए या पंजाब पुलिस करे, उससे ये मसला हल होने वाला नहीं है अभी। नहीं, कुछ लोगों को सज़ा दे सकते हैं, कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, कुछ को सज़ा भी दिलवा देंगे, लेकिन उससे मात्र से समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोकसभा इलेक्शंस में जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अमृतसर में एनसीबी की ब्रांच खोली जाएगी, तो क्या वो भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है? क्या उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अमृतसर में अगर एनसीबी की ब्रांच खुल जाती है? देखो, एकदम तो मैं इसके बारे में मेरी डिटेल बात नहीं हुई, पर अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो कुछ सफलता के चिन्ह दिखते जरूर हैं। आप लगातार इस विषय पर वॉक भी कर रहे हैं। अमूमन गवर्नर्स की तो ये धारणा, वॉक तो वो मतलब उस फंक्शन में क्या है कि मैं, मेरे मन से इस पीड़ा है, इस समस्या के लिए मैं कोई दिखाने के लिए नहीं। मेरे पास खुशविंदर जी आए थे कि मैं पिछले साल भी मैंने पदयात्रा की और इस ड्रग के खिलाफ या नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान चलाता हूँ, और इस साल भी मैं 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक इस पैदल मार्च को कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपको आना है, पर मैंने उनको पूछा यार कार्यक्रम का डिटेल बताओ, तो उनका 7 से 11 है। मैंने कहा यार देखो, मेरी डायरी खाली है, 10 और 11 को मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। और मेरा सौभाग्य यह है कि फौजा सिंह जी जैसे इस 113 साल की उम्र में भी, और जिसने 100 साल की उम्र में धावक के रूप में विश्व का रिकॉर्ड बनाया, उसके घर और उसके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा और वो भी इस कार्यक्रम में चलेगा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और उस दिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने सोचा शायद ये आदमी 113 साल का है, मुझे वहीं घर से आशीर्वाद देगा, पर उससे नहीं, वो हमारे साथ चला। तो मैंने हर 100 मीटर जाने पर कहा कि अब आप चले जाओ, अब आप चले जाओ, लेकिन वो सब लगभग 700 मीटर हमारे साथ पैदल चला, और जब भेजने लगा तो वो जाने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनको भेजा, कल हमारा फंक्शन जहाँ ख़त्म होगा वहाँ फिर आ जाना, लेकिन अब आप हमारे साथ मत चलो। अमूमन गवर्नर्स की ये धारणा बनी होती है कि भाई ये तो एक, जिनको भी गवर्नर बनेंगे तो ठीक है, नज़र तो रखेंगे स्टेट पर ऐसे सड़कों पर नहीं उतरते, ट्रैवल नहीं करते। मैंने मीडिया को कहा, मैं खाली फ़ोटो खिंचा करके यात्रा को रवाना करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मन से इसके साथ जुड़ करके काम करने के लिए आया हूँ। और इसलिए मैं उनके साथ पैदल चला बराबर 6-6.5 किलोमीटर। पहले दिन चलने के बाद थोड़ी सी मुझे थकान लगी, तो 2-1 किलोमीटर मैं गाड़ी से जा कर के अगला स्टॉप जहाँ उनका था वहाँ तक गया। दूसरे दिन मैंने सवेरे से वहाँ से शुरू किया, तो लास्ट में जंगे आज़ादी वाले केंद्र तक, और उसके सारे कार्यक्रम में मैं पैदल चला और बिल्कुल स्वस्थ रह कर के चला। गवर्नर साहब, आप लगातार जैसे वॉक भी कर रहे हैं या लोगों से भी मिल रहे हैं, तो जब आपने गवर्नर ऑफिस अज्यूम करना था उससे पहले आप इस विषय के बारे में जानते थे, आप इतने गंभीर थे, या जब आप पंजाब में आ गए, जब आपने पैनी नज़र देखी तो आपको पता लगा कि ये वाकई में बहुत गंभीर है? नहीं, पहले इस तरह का मेरा नहीं था कि पंजाब में ये जो बुराई है वो इतनी नीचे तक चली गई है। पर जैसे जैसे यहाँ दिन बीतते गए, बातें मिलती गई, फीडबैक मिलता रहा, मेरी जो डेली क्राइम की रिपोर्ट आती उसको पढ़ता रहा, मैं पुलिस से भी, बाकी प्रशासन से भी जब कभी बातचीत करता, तो मुझे लगा कि ये समस्या तो यहाँ बहुत गंभीर रूप ले रही है। अगर वास्तव में यहाँ की आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो हमें इसके खिलाफ तो निश्चित से मुहिम खड़ा करना पड़ेगा।
और मुहिम खड़ा करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, सबको जोड़ करके करेंगे। अलग अलग तो कर जो रहे हैं इलेक्टेड लोग। बॉडी है पंजाब की, वो उसका समर्थन है आपको, जो आपका विजन है क्या वो आपके साथ वैसे ही चल रहे हैं? मेरे हिसाब से अभी तक ये उनको साथ जोड़ने की बात तो नहीं की। व्यक्तिगत जब बात की तो सरकार ने भी अपना मानस बताया, पर मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी जोड़ूंगा। कांग्रेस बीजेपी एमएलए एमपी नहीं होते हैं, सब लोग इस बुराई के खिलाफ खड़े हों। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर व्यक्ति को इससे जोड़ने का प्रयास करूँ। क्योंकि जब हम ड्रग्स के इश्यूज की बात कर रहे हैं तो इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर, आपने खुद बोला कि उसी से क्राइम रेट भी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आपके पास आ रहे हैं, लगातार शिकायतें दे रहे हैं। तो इस मसले पर देखो, आप कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैं क्या 7-8 साल तक होम मिनिस्टर भी रहा हूँ राजस्थान। मेरा ये मानना है कि अपराध में अगर सबसे बड़ा पार्ट किसी का जाता है तो नशा जाता है। चाहे वो एक्सीडेंट का जाए, चाहे कानून व्यवस्था बिगड़ना हो, चाहे मर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें नशा भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। खुद पंजाब पुलिस भी बोल रही है कि जो अगर टेररिस्ट मॉड्यूल बन रहा है यहाँ पर, वो उनका सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो ड्रग मनी है। देखो, नेटवर्क भी यही है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान जो है ना, वो सीधी फाइट तो हमसे ले नहीं सकता। तो आजकल उसने एक नया रास्ता ड्रोन के माध्यम से वो ड्रग भेजने का काम कर रहा है। पहले बड़े ड्रोन आते थे, मैं अभी बॉर्डर के 5 डिस्ट्रिक्ट में गया तो बीएसएफ से भी है, आर्मी से भी हुआ, पुलिस से भी हुआ, प्रशासन से भी हुआ, जनता से भी हुआ। तो अब वो लगभग बड़े ड्रोन, क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं, वो गिरा दिए गए तो बहुत बड़ा नुकसान। तो अब उन्होंने छोटे ड्रोन निकाले, और वो छोटे ड्रोन तो ऐसे जिनकी आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन लोकेशन आसमान में दिखाई नहीं देती है कि कहाँ है। तो उसके कारण से भी एंटी ड्रोन का भी सिस्टम भारत ने डेवलप किया, पर चूंकि हमको 12 ही ड्रोन मिले जो एंटी ड्रोन का उनको गिरा सके। तो मैं अभी गृह मंत्री से मिला था, मैंने कहा आप हमको और दो। तो अभी उन्होंने 26 और दिए जो पहुँचे नहीं हैं, वो 26 और आएंगे। तो हम बदल बदल करके बॉर्डर पर 533 किलोमीटर का बॉर्डर है, अकेले इतनी सी संख्या से तो कंट्रोल नहीं होगा। तो हम उसको जगह चेंज करते हुए करेंगे, कभी 5 दिन यहाँ उपयोग करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ड्रोन को गिरा दें। और उसी ड्रग मनी के साथ गवर्नर साहब, खालिस्तान मूवमेंट जो है दोबारा पनपती नजर आ रही है और लोगों में एक बड़ा डर भी है। बतौर गवर्नर आप इस मूवमेंट को कहाँ पर देख रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ड्रोन जहाँ गिर रहा है वो किसान उसको जानता हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए बड़े लोगों का उससे धंधे में लिप्त होना है। ये जो छोटे छोटे लोग जिनको पुलिस और पकड़ती है ना, ये तो केवल कैरियर का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ देने का, वहाँ से वहाँ लाने का, ये उनका रोज़गार की तरफ से काम हो रहा है। तो वास्तव में मैंने वहाँ की आर्मी को सबको कहा कि आप पकड़ो, पर इन छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके केवल अपना इतिशी मत करो, इनके माध्यम से सोर्स पर पहुँचने का प्रयास करो कि वास्तव में इसको डील कौन कर रहा है। इसको डील करने वाला छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, कोई तो भी बड़ी गैंग होगी जो ऑपरेट कर रही है, इनको तो केवल उपयोग कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि उस तरफ भी काफ़ी बड़े हैं। हमारी आर्मी ने जो है ना, जो कोई भी ऐसी ड्रग की या ऐसी कोई सूचना देगा डॉन की, तो उनको 1 लाख रुपया पुरस्कृत के रूप में भी देते हैं। कुछ लोगों को हमने दिया भी है, नाम भी उनका हम अनाउंस नहीं करते हैं किसने हमको सूचना दी, नहीं तो उसके जीवन को भी खतरा होता है। तो उसको बचाते हुए भी लोगों से फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक अहम विषय और भी है, जैसे जिस तरह किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल हुनी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अब 22वां दिन है, तो लगातार वो केंद्र सरकार और उनके बीच में दूरियां बनी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा इशू पंजाब का ये भी बना हुआ है। देखो, एकदम तो मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा कह सकूंगा या कोई निर्णय लेने की स्थिति में तो नहीं हूँ, पर मैं अपने अनुभव से ये ज़रूर कहता हूँ कि हर समस्या का निदान है, टेबल पर बैठना ही पड़ेगा जी। किसी भी बात को एक बार में आपका हल नहीं निकलेगा तो 10 बार में निकलेगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए। 2 कदम कभी इनको आगे जाना पड़ेगा, 2 कदम उनको पीछे हटना पड़ेगा, कभी उनको हटना पड़ेगा। तो सामंजस्य बना करके, विश्वास में लेकर के समस्या का हल हो, ये तो सब चाहते हैं। और किसान मजबूत हो, इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं। मैं अपने 40 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा में इस विषय को कई बार उठाया है। और उस समय की जो सपोर्ट प्राइस थी और आज की सपोर्ट प्राइस को अगर
दोनों का आंकलन एक टेबल पर साथ रख के करें तो सबको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा है। ऐसा नहीं, इस जो आपने आयोग की जो रिपोर्ट के बारे में जो कह स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो, हमने हर समय विधानसभा के भाषण में इसको कवर किया। आप सहमत हैं उनकी मांग से? नहीं, पर्सनली नहीं, ये जो आयोग की बात है ना, ये पहली बार इस सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को माना है, उसके कई सजेशन को मान करके उनके अनुसार काम किया है कि लागत से 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, कई चीज़ों में तय हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ ठीक है, और भी कोई डिमांड होगी तो केवल सड़क रोकने से क्या होगा कि आपका भविष्य का सारा डेवलपमेंट रुक गया है, इंडस्ट्री रुक गई है, प्रोग्रेस रुक रही है। तो मैं सोचता हूँ समस्या का निदान निकालने के लिए मन बना करके टेबल पर बैठ करके आपस में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो रास्ता ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। आपके चैनल के तो जरिए भी बातचीत चल रही है केंद्र सरकार से? मेरे को यहाँ के किसान नेता कई बार मिले, मैंने उनको कहा है, हर बार यही कहा, मैंने कहा आप ये जो रोक करके दबाव के आधार पर फैसला लेना या लेना चाहते हो, इस पे सफलता की गुंजाइश कम है। अगर आप बैठोगे टेबल पर तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों कुछ न किसी विषय पर आकर के दोनों सहमत होंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% उनकी बात सही होगी, 2 कदम वो भी पीछे हटेंगे, 2 कदम सरकार भी आगे बढ़ेगी, तो समझौते का रास्ता बनना चाहिए। और वही एकमात्र शांतिपूर्वक तरीके से, दबाव के अंदर किसी से कोई समझौता कराना चाहेंगे तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा हल होने की गुंजाइश नहीं रहती। आखिरी 2 प्रश्न है। पिछले 5-6 महीने से आप पंजाब के गवर्नर है और पंजाब की गवर्नमेंट के साथ आपका तालमेल अभी तक का कैसा है? मेरा तालमेल अभी तक अच्छा है, मुझे कोई किसी बात में नहीं है। मैं कई बार कई विषय में मेरे उनके बीच में डिफरेंस होता हूँ तो उनको बुला लेता हूँ, उनको बैठ करके बात करता हूँ, या तो वो मुझे समझा देते हैं या मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि हम मिल कर के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरी मान्यता भी यह है कि जो टीम आपके पास है उसी के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करोगे तो ज़्यादा काम कर पाओगे, और या तो समझो या समझाने का प्रयत्न करो। आप जिस तरह पॉजिटिवली बातचीत कर रहे हैं, मेरे के जहन में एक प्रश्न और आ गया सर। बहुत सारा माहौल पॉलिटिकल पार्टीज़ में पंजाब में अमूमन ये बातचीत है, हर रोज़ हर पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर देती है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए। तो आर्टिकल 356, 355 का इतना आसान है, बतौर गवर्नर आप हमारी दर्शकों को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई गवर्नर रूल बने। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया उसका पालन करना भी हमारा दायित्व है। वो स्थिति अगर ऐसी आती है जब अपने संविधान के अनुसार चलना ही मुश्किल हो जाता है तो वो स्टेज के लिए 356 दिया है। 356 का चाहे जब उपयोग कर लो, ये लोकतंत्र के लिए संभव नहीं। आज की स्थिति पंजाब में बेहतर स्थिति है? नहीं, बेहतर तो नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि उसको बेहतर किया जा सकता है अगर मिलकर के प्रयास करें, तो ऐसा कोई असंभव चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।